हेलो दोस्तों। आज हम चलेंगे एमिली डिकिंसन की एक कमाल की कविता ट्रीज की दुनिया में। हम देखेंगे कि कैसे उनके शब्दों में एक पूरी तस्वीर नहीं बल्कि एक पूरी फिल्म छिपी है। तो हम शुरुआत थोड़ी अलग तरह से करेंगे। सीधा चलते हैं कविता के आखिरी हिस्से में, क्योंकि सबसे बड़ा ट्विस्ट तो हमेशा एंड में ही होता है ना। इन लाइंस में डिकिंसन अपनी कविता को एक फेमस पेंटर की आर्ट से कंपेयर करती हैं। चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से और देखते हैं कि उनके इस दावे में कितना दम है। ओके, तो ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम थोड़ा सा पोइट को जानेंगे, फिर हम कविता में डुबकी लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे वो एक सीन पेंट करती हैं, सूरज को कैसे एक कैरेक्टर बना देती हैं और नेचर की छोटी छोटी डिटेल्स पर कैसे फोकस करती हैं, और आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वर्ड्स वर्सेस पेंट की लड़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना, आर्ट को समझने के लिए आर्टिस्ट को समझना जरूरी है। और एमिली डिकिंसन की लाइफ स्टोरी, वाओ, उनकी पोएम्स जितनी ही फैसिनेटिंग और यूनिक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं उन्होंने कितनी पोएम्स लिखी होंगी? 1789। हाँ, 1789 पोएम्स। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि उनके जीते जी इनमें से ऑलमोस्ट कोई भी पब्लिश नहीं हुई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से दुनिया से छुपकर गुजारी। उनका स्टाइल वो बिल्कुल हटके था, एकदम पर्सनल। वो दुनिया से दूर अकेले रहती थीं, और ये चीज़ उनकी कविताओं में दिखती है। आप देखेंगे कि वो वर्ड्स को अजीब तरह से कैपिटलाइज करती हैं और हर तरफ डैशेस लगाए रखती हैं। ये डैशेस सिर्फ पंक्चुएशन नहीं है, ये एक पॉज है, एक इन्विटेशन की रुको, सांस लो और इन शब्दों को फील करो। उनकी इमेजिनेशन उस दौर के किसी भी पोएट से बिल्कुल अलग थी, एकदम फ्रेश। तो अब जब हम आर्टिस्ट को थोड़ा समझ गए हैं, चलिए सीधे उनकी आर्ट में चलते हैं। डिकिंसन शुरू करती हैं एक सीन पेंट करके, पर ये कोई आम पेंटिंग नहीं है। ये ऐसी पेंटिंग है जिसे आप सुन भी सकते हैं। कविता शुरू होती है एक मूवमेंट के साथ। द ट्रीज लाइक टैसल्स हिट एंड स्वंग। पेड़ जो हैं वो टैसल्स जैसे पर्दों के नीचे लटके डेकोरेटिव गुच्छे होते हैं, उनकी तरह आपस में टकराकर झूम रहे हैं। और इस मूवमेंट से एक धुन, एक म्यूजिक पैदा हो रहा है। ये म्यूजिक आ रहा है मिनिएचर क्रीचर से, जो सूरज का साथ दे रहे हैं। और आगे वो कहती हैं कि गर्मियों का ये संगीत, ये सेंचुरीज ऑफ समर, सुनने में तो बहुत प्यारा लगता है, पर कभी दिल नहीं भरता। जब ये सबसे खूबसूरत लगता है तभी सबसे दूर भी महसूस होता है। कैसा पैराडॉक्स है ना। और यहाँ एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, साल्टरी। ये क्या चीज़ है? ये एक एंशिएंट स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हार्प। तो डिकिंसन हवा की सरसराहट और कीड़ों की आवाज़ को एक साधारण शोर नहीं बल्कि एक संगीत का दर्जा दे रही हैं। एक ऐसा संगीत जो आप सुन नहीं रहे, आप उसे महसूस कर रहे हैं। कितना पावरफुल वर्ड चॉइस है। ओके, तो म्यूजिक से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डिकिंसन सूरज को कैसे देखती हैं। और बिलीव मी, उनका नज़रिया काफ़ी डिफरेंट है। इन लाइंस को देखिए, यहाँ सूरज सिर्फ एक प्लैनेट या आग का गोला नहीं है, वो एक एंटिटी है, एक पावरफुल बीइंग। कभी पूरा चमकता है, कभी आधा, और फिर एकदम गायब हो जाता है। और ये लाइन एज इफ हिमसेल्फ और ऑप्शनल, क्या बात है, जैसे उसकी मर्जी हो कि वो दिखे या ना दिखे। डिकिंसन कहती हैं कि उसके पास बादलों की जायदाद है, स्टेट्स ऑफ क्लाउड, जहाँ वो जब चाहे छुप सकता है। और वो बाहर सिर्फ अपनी विम यानी अपनी मर्जी से निकलता है, ताकि ऑर्चर्ड्स, फलों के बगीचे ग्रो कर सकें। तो आपने नोटिस किया, सूरज के लिए हिमसेल्फ और हिज का इस्तेमाल किया गया है, वो भी कैपिटल लेटर्स के साथ। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही, ये है पर्सोनिफिकेशन। डिकिंसन सूरज को एक इंसान बना रही हैं, नहीं, इंसान से भी बढ़कर। कैपिटलाइजेशन से वो उसे एक गॉड लाइक फिगर, एक राजा जैसा दर्जा दे रही हैं, जिसकी अपनी मर्जी है, अपनी पावर है। तो अब तक हम आसमान में थे, सूरज और बादलों के साथ। अब डिकिंसन हमारा फोकस नीचे जमीन पर लाती हैं। चलिए देखते हैं कि उनकी नज़र क्या क्या डिटेल्स पकड़ती हैं। देखिए, एक चिड़िया केयरलेस होकर फेंस पर बैठी है। एक और है जो लाइन में गॉसिप कर रही है। गॉसिप, सोचो। फिर एक सांप है जो पत्थर पर लिपटा हुआ है, जैसे वो किसी सिल्वर मैटर से, किसी चांदी जैसी चमकती बात से हिप्नोटाइज हो गया हो। और फिर आते हैं फूल। वो अपनी कली यानी कैलिक्स को फाड़कर ऐसे खिल रहे हैं जैसे वो हिंडर्ड फ्लैग्स हों, रुके हुए झंडे, जिन्हें धीरे धीरे बड़े नाज से ऊपर उठाया जा रहा हो। ये जो इमेज है ना हिंडर्ड फ्लैग्स की, इस पर थोड़ा रुकते हैं। सोचिए, कली जो है वो पंखुड़ियों को रोके हुए है, हिंडर कर रही है, और फिर जब वो खिलता है तो वो एक झंडे की तरह लहराता है। ये सिर्फ एक फूल का खिलना नहीं है, ये एक स्लो, ब्यूटीफुल विक्ट्री सेलिब्रेशन है।
एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ओके, अब हम आ गए हैं कविता के क्लाइमैक्स पर, ग्रैंड फिनाले, जहां डिकिंसन अपना सबसे बड़ा, सबसे बोल्ड स्टेटमेंट देती हैं अपनी आर्ट के बारे में। वो कहती हैं टू इज मोर आई कैन नॉट मेंशन, यानी इस दिन में इतना कुछ था कि मैं उसे शब्दों में बता भी नहीं सकती, और जो मैंने बता दिया उसे एक्सपीरियंस करने के बाद। अगर आप वैन डाइक की पेंटिंग देखेंगे उस समर डे की, तो वो कितनी मीन लगेगी। यहाँ मीन का मतलब गुस्से वाला नहीं है, बल्कि इन्फीरियर, साधारण, हल्की। सोचो, वैन डाइक अपने टाइम के एक लेजेंडरी पेंटर थे, और डिकिंसन सीधे सीधे कह रही हैं कि मेरी कविता, मेरे शब्द उनकी पेंटिंग से कहीं बेहतर हैं। वाओ, दैट्स बोल्ड। तब उनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? सिंपल, वैन डाइक की पेंटिंग, विजुअल आर्ट, एक सिंगल मोमेंट को फ्रीज कर देती है, आप उसे देख सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन उनकी कविता, वर्बल आर्ट, वो सिर्फ दिखाती नहीं, वो आपको सुनाती है, मूवमेंट महसूस कराती है, टाइम को आगे बढ़ते हुए दिखाती है और फीलिंग्स को इवोक करती है। इसलिए उनके हिसाब से उनकी आर्ट ज्यादा कंप्लीट, ज्यादा सुपीरियर है। तो चलिए सब कुछ समराइज करते हैं। पोएट्री का एडवांटेज क्या है अकॉर्डिंग टू डिकिंसन? पहली बात, ये एक से ज्यादा सेंस को अपील करती है, आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। दूसरी बात, ये मूवमेंट और टाइम को कैप्चर करती है, सूरज का आना जाना, फूल का खिलना। तीसरी बात, ये फीलिंग्स और एटमॉस्फेयर को एक्सप्रेस करती है, और ये सब पॉसिबल होता है नेचर की बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन से। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या शब्द, क्या वर्ड्स कभी एक ब्रश से ज्यादा विविड, ज्यादा जिंदा पिक्चर बना सकते हैं? एमिली डिकिंसन को तो ऐसा ही लगता था। आप क्या सोचते हैं? जरूर सोचिएगा। इस खूबसूरत कविता को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।